नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हमने इंडिया की जियोग्राफी को मैप के थ्रू जानने का प्रयास किया है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पूर्वोत्तर के राज्यों को जाना और प्रमुख पर्वत श्रेणियों को जाना, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, मिकिर, रेंगमा, लेमाटोल पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि पहाड़ियों का अध्ययन किया। हमारा फोकस इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रमुख रूप से 3 नदियों को इन क्षेत्रों में पढ़ना होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कौन सी 3 नदियाँ आप जानते होंगे। पहला तो गंगा नदी तंत्र है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और तीसरा सिंधु नदी तंत्र है। चूँकि हमने इसके पहले वाली वीडियो में ब्रह्मपुत्र को पढ़ा है, तो इस वीडियो में हमारा ध्यान पूर्वोत्तर के राज्यों को पढ़ा। इसके पहले वाली वीडियो में ब्रह्मपुत्र को हमने थोड़ा सा बस एक आइडिया समझ लिया था कि क्या है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो ये पहुँचे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर रेड कलर का मैंने बनाया है। ये तिब्बत, जो कि चाइना के द्वारा ज़बरदस्ती जिस पर अधिकार कर लिया गया है, इसी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है इसी के आसपास से, दूसरी सतलज नदी निकलती है और तीसरी ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र आपको दिखने में लग रहा है कि यह भारतीय नाम है और यह तिब्बत है, तो तिब्बत के लोग अपना अलग नाम से इस नदी को जानते हैं। वो ब्रह्मपुत्र इस नदी को क्यों कहेंगे, वो इस नदी को सांगपो कहेंगे, उनकी भाषा में शब्द है। और उनका जो ग्लेशियर है, जिस जगह से यह नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर से यह नदी बहते हुए पूर्व की ओर जा रही है। तो अब आप कहेंगे ग्लेशियर क्या है, तो जल की वह राशि, जल की एक बड़ी राशि है जो कि ठोस अवस्था में है, यानी बर्फ़ के रूप में है, और जो तापमान के प्रभाव के कारण धीरे धीरे उसमें से जल निकलता है और वो नदी को प्राप्त होता है, और वही जल लेकर नदी आगे अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ठीक है, तो ग्लेशियर आपने समझा। अब आप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर समझ गए। यहाँ से निकल रही है तिब्बत के मानसरोवर लेक के आसपास से, और ये पूर्व की ओर बह रही है। उसके बाद इसको सांगपो कहते हैं। भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है, और यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, उसी नामचा बरवा पर्वत श्रेणी को पार करके यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर दिहंग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। अब आप कहेंगे गार्ज क्या है, तो गार्ज को समझने के लिए आप इतना समझ लें बस कि ये पर्वत श्रेणी है और दूसरी पर्वत श्रेणी है, बीच में यह जो नदी बह रही है यही गार्ज है। आई आकार की एक प्रकार की घाटी। अब प्रश्न आपसे अगर हम पूछें कि बताइए पहले हिमालय आया कि यह नदी आई, तो आप पहले सोच लें और उसके बाद जवाब मैं दे देता हूँ। पहले यह नदी बही, और इसी को कहते हैं पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो गया था। अब आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा या फिर सिंधु। तो इसका आंसर होगा चारों ही ब्रह्मपुत्र, चारों ही पूर्ववर्ती नदियां हैं, क्योंकि इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। तभी तो ये हिमालय को काट कर आगे भारत में प्रवेश करती हैं, चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो। आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि गंगा को आप कैसे कह सकते हैं कि यह पूर्ववर्ती नदी है। तो चलिए मान लिया कि गंगा का निर्माण हिमालय में, बृहत हिमालय के निर्माण के बाद गंगा का निर्माण हुआ, लेकिन गंगा का निर्माण लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की तुलना में पहले ही हुआ है। इसलिए गंगा को भी कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि लघु और शिवालिक हिमालय के आधार पर वह पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि उन श्रेणियों से पहले वो बनी है, क्योंकि वो बृहत हिमालयी क्षेत्र से निकलती है आपकी गंगा। तो आपने यह समझा कि नदी बह रही थी और नदी बहते हुए जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराया, हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई, तो नदी अपने रास्ते में, जिस रास्ते से बह रही थी, उस रास्ते को उसने छोड़ा नहीं बल्कि काटा, अपर्दन किया। नदी का काम ही यही होता है, जिस रास्ते से बहती है उसका लगातार अपर्दन करेगी। कब तक? जब तक कि वह समुद्र का लेवल ना प्राप्त कर ले। तो नदी ने इसको यहाँ पर काटा और काटते हुए भारत में प्रवेश किया। इसी को हम गार्ज कहते हैं। ये जैसे आज की स्थिति है कि इधर भी पर्वत का निर्माण हुआ, इधर भी पर्वत का निर्माण हुआ और बीच में नदी बह रही है, तो ये आपका हुआ दिहंग गार्ज। ध्यान दीजिएगा, दिहंग गार्ज ही यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाएगा। दिहंग नदी इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग नदी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ नामचा बरवा से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश
करती है, और जब ये आगे बढ़ती है तो दिबांग और लोहित नदियों का संयुक्त रूप से जल इसमें मिलता है। अगर ये इस दिशा में जा रही है तो ये दायां पड़ेगा और ये नीचे वाला बायां पड़ेगा। और आप इसको देखें कि ये बाएं तट पर कौन सी नदियां मिल रही हैं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ये पूछा जाएगा। सहायक नदी तो पूछा ही जा सकता है, जैसे धनसिरी किसकी सहायक है, कामेंग किसकी सहायक है, सुबनसिरी किसकी सहायक है, तो ये तो आप जान ही गए, इतना पढ़ लेंगे तो जान ही जाएंगे। आपको ये भी जानना है कि कौन सी नदी किस तट पर मिल रही है, यानी दाएं तट पर या बाएं तट पर, क्योंकि प्रश्न यह भी पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ आगे। भारत में इसका, जैसे आपने इसको जाना कि सांगपो है, और जब ये दिहंग गार से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको दिहंग नदी कहते हैं या सियांग नदी भी कहते हैं। जब ये आगे बढ़ती है, असम के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर दिबांग और लोहित का संयुक्त रूप से जल इस नदी में आगे मिलता है। यहाँ ध्यान देंगे कि लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा, लगभग 9 किलोमीटर सबसे लंबा पुल है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ये इसकी सहायक है और बाएं तट पर है, यहाँ ऊपर दायां है और नीचे बायां। तो आपसे पूछा जाए दिबांग और लोहित किस तट पर मिल रही हैं, दाएं या बाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाएं तट पर मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश होता है इसका पासीघाट से, असम के, और असम के पासीघाट से प्रवेश करते हुए फिर ये नदी देखिए बह रही है आते हुए। फिर ये आपको जो मैंने ब्लैक कलर का दिखाया है, इस पर असम में एक नदी है, और नदी के ऊपर एक प्रकार से द्वीपीय स्थिति है, माजुली इसको कहा जाता है, माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, ये माजुली नदी द्वीप है। और द्वीप क्या होता है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीपीय क्षेत्र है, क्योंकि चारों ओर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार हो जाता है इस नदी का। तो ये समझ लीजिए कि चारों ओर से ये जल से घिरा हुआ भाग है। ठीक है, और ये माजुली है, माजुली द्वीप। प्रश्न पूछा जाता है, नदी जिला इसको कहा गया है। ठीक है, कहाँ है, असम में है, माजुली द्वीप है, चारों ओर जल है। कौन सी नदी कहाँ है आप जान ही रहे हैं, और बीच में माजुली द्वीप है। आगे फिर ये बढ़ती है तो इसमें सुबनसिरी मिलती है। सुबनसिरी भी आप देख रहे हैं तिब्बत के आसपास से निकल रही है और इसके दाएं तट पर मिल रही है सुबनसिरी। आगे बढ़ते हुए इसमें धनसिरी रिवर निकलती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नागालैंड है, इसी क्षेत्र से आसपास से नदियाँ निकल रही हैं और धनसिरी मिल रही है। तो आगे बढ़ते हुए फिर जब ये बहती है तो इसमें कामेंग रिवर भी आके अपना जल गिरा देती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसमें कोपली रिवर भी मिलती है, और आगे बढ़ते हुए फिर ये यहाँ पर कौन सा देश है आप जानते होंगे, भूटान। तो भूटान से निकल रही है मानस, तो मानस रिवर भी आकर इसमें मिल जाती है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी इन सभी नदियों का जल लेते हुए असम में धुबरी के पास से फिर ये भारत छोड़ देती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है आपकी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। इस क्षेत्र में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब ये दिबांग और लोहित नदियों का संयुक्त रूप से जल यहाँ पर प्राप्त करती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो फिर इसको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सांगपो, यहाँ पर दिहंग, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और यहाँ पर जमुना। ध्यान दीजिएगा, जमुना, यानी कि आपकी यमुना नहीं जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में बहती है, ये जमुना है बांग्लादेश में, इसी ब्रह्मपुत्र का नाम है। हमने अपने देश का नाम दिया, उन्होंने अपने देश का, तो बांग्लादेश ने अपना कोई नाम दिया, जमुना। अब आपसे ये जमुना में के नाम से जब जाती है आगे तो इसमें हमारे सिक्किम के क्षेत्र से ये निकलती है तीस्ता। अगर आप कभी सिक्किम जाएंगे घूमने तो आप जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो आपको एक ही नदी मिलेगी, वही तीस्ता। तीस्ता नदी बगल से बहती हुई रहेगी और आप उसी के बगल से सड़क बना हुआ है और उसी पर आप चढ़ते रहेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूँ। मैं जब सिक्किम गया था एक वर्ष पहले, तो हमने अपना व्यक्तिगत बताया कि बगल में तीस्ता नदी और सड़क बना हुआ है, उसी के बगल से आप पर्वत कुछ पर चढ़ते हुए जाते हैं ऊपर। तो सिक्किम आप जाइए तो तीस्ता को याद करिएगा, बहुत अच्छी नदी है। मतलब वहाँ पर स्थिति उस नदी की बहुत बेहतर कंडीशन में है। हालांकि निर्माण कार्य हर जगह चल रहा है, वो तो आप जानते ही हैं, उसका प्रभाव पड़ ही रहा है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि तीस्ता रिवर भी आगे जाकर फिर बांग्लादेश में मिल जाती है। तो किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। ये याद रखिएगा, ये भारतीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है तीस्ता। यह नदी आगे जब बढ़ती है तो देखिए आगे बढ़कर 2 शाखाओं में विभाजित हो रही है। यहाँ पर एक शाखा आ रही है और एक दूसरी शाखा
नीचे है। भारतीय क्षेत्र से जो गंगा नदी बहती है वो आकर इसमें मिल जाती है। एक और चीज़ है कि बांग्लादेश में गंगा को गंगा नहीं कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पद्मा है। तो पद्मा नदी आगे जमुना से मिल जाती है और इनकी संयुक्त धारा को भी पद्मा ही कहा जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि भाई पद्मा थोड़ी बड़ी है, हालांकि ब्रह्मपुत्र ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमारे समझने के लिए आप बस बता रहे हैं। पद्मा जो कि भारतीय क्षेत्र से निकलती, पद्मा क्या असल में गंगा नदी ही है, मैंने आपको बताया। आगे हम गंगा नदी को भी पढ़ेंगे व्यापक तरीके से। तो ये जब आगे बढ़ती है तो इसमें आगे ब्रह्मपुत्र का जल मिलता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र दो शाखाओं में बढ़ती है। इसकी दूसरी शाखा मेघना नदी से मिलती है। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये मेघना है, ठीक है, ये मेघना है, ठीक। और इसकी स्थिति यह है कि ये मणिपुर जो दिखाई दे रहा है आपको और नागालैंड के बॉर्डरिंग स्टेट बॉर्डर से लगभग एक गांव से निकलते हुए बहती हुई आती है ये नदी, बराक नदी उसको वहाँ पर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बराक किसकी सहायक है पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बराक नदी आती है यहाँ पर बहते हुए जब आती है, कहाँ से, नागालैंड और मणिपुर के जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, इनके बॉर्डरिंग मतलब गांव से, विलेज से, तो बहते हुए आती है और फिर ये नीचे आप मिजोरम के पास हल्का सा यू टर्न लेती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर दो शाखाओं में बंटती है, फिर वापस जब एक बार कंबाइंड होती है तब इसको यहाँ से मेघना नाम दे दिया जाता है और फिर ये मेघना के रूप में जानी जाती है और ये फिर उसी जमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पर मेघना कहते हैं। तो ये उसके बाद फिर आगे आप जानते हैं समुद्र में मिल जाती है और फिर यहाँ पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा वो बनाती है, क्या बोलते हैं इसको, सुंदरवन डेल्टा आप जानते हैं यहाँ पर है, तो डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये यहाँ की पूरी सीन है इस नदी का। आपने इसमें समझ लिया कि इस प्रकार से इसका प्रवाह होता है और इसमें कोई और चीज़ें जो भी मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको यहीं तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे फिर हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह आपने समझ लिया किस प्रकार से इसमें मिलती है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करिए, पूछा करिए प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बराक है, ये जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो इसको मेघना कहते हैं। दोनों एक ही नदी है, एक ही नदी का नाम है, अलग अलग जगह पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका नाम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, अपना कमेंट किया करिए, सुझाव दिया करिए और शेयर किया करिए। अच्छे लोग जो हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन तक वीडियो पहुँचाया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।